देखो जी, अब हम चैप्टर देख रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर डिमांड हमने ढंग से पढ़ लिया, थ्योरी ऑफ डिमांड, तो अब जो हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई बहुत इजी हो जाएगा। जैसे जैसे डिमांड के टॉपिक देखे थे वही वही सप्लाई के हैं, इसको हम 20 मिनट में खत्म कर देंगे अगर आपको वो चैप्टर डिमांड का याद होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले सप्लाई किसके एंगल से, डिमांड किसके एंगल से थी, कस्टमर के एंगल से, कंज्यूमर के एंगल से डिमांड का फंक्शन था। कि डिमांड का फंक्शन क्या कहता था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस नॉर्मली बढ़ता है तो कस्टमर उसकी डिमांड कंजम्पशन कम कर देता है। ठीक है ना। और सप्लाई किसके एंगल से, प्रोड्यूसर के एंगल से। तो प्रोड्यूसर के एंगल से इसका मतलब वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो वो क्या सोचेगा कि मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊं, तो वो ऐसे समझेगा कि जहां कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी सप्लाई वो बढ़ाएगा। या ऐसे समझो आप, अगर किसी कमोडिटी का, मान लो मैं पेन बनाता हूं, अगर इस पेन का प्राइस और डिमांड मुझे समझ में आ गया तो सप्लाई और प्राइस में क्या फर्क होगा। अगर इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो सप्लाई ज्यादा कर दी जाएगी क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमाना है ना। मेरे प्रोड्यूसर के एंगल सोचो, मुझे पता चला यार ये पेन की कीमत बहुत है, अब बहुत लोग मांग रहे हैं इसको, तो मैं इसका प्राइस बढ़ाऊंगा, और प्राइस बढ़ाऊंगा तो सप्लाई भी बढ़ा दूंगा। यानी मुझे फर्म के एंगल से देखना है क्या, सप्लाई का फंक्शन। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास थ्योरी हुआ। तो सप्लाई का मतलब क्या, मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई कर्व क्या है, अभी हम सप्लाई कर्व बनाएंगे। जैसे डिमांड कर्व कैसे बना था, डाउनवर्ड बना था, ऐसे सप्लाई कर्व बनेगा जीरो से अपवर्ड, जीरो से अपवर्ड बनेगा। ठीक है, ये है वेरियस क्वांटिटी को दिखाएगा सप्लाई कर्व, वेरियस क्वांटिटी को कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई है, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। ओके, अब आता है नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट, सप्लाई शेड्यूल। वहां पे डिमांड शेड्यूल था, यहां पे सप्लाई शेड्यूल आया। सप्लाई शेड्यूल दो के एंगल से हम पढ़ेंगे। किसके एंगल से, दो। पहले इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, किसी एक प्रोड्यूसर के थ्रू, देखो यहां पे लिखा है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन द मार्केट। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन मॉन्टेक्स का है, तो जब मॉन्टेक्स का हम सप्लाई कर बनाएंगे कि मॉन्टेक्स सप्लाई कैसे कर रहा है प्राइस घटने बढ़ने पे, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, एक मॉन्टेक्स है, एक रोरिटो है, एक मान लो लिंक है, इन सब का जब हम कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं यार बड़ी महंगाई है, जब हम बोलते हैं बड़ी महंगाई इसका मतलब सभी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन हम बोलते हैं आजकल आलू बड़े महंगे हो रखे हैं, जब स्पेसिफिक बोल रहे हो तो इंडिविजुअल। ठीक है, या पढ़ना अभी इसको अपनी बुक से, मैं रिवाइज करा रहा हूं एक तरीके से। सप्लाई कर्व एंड इट्स फ्लो। अब सप्लाई कर्व अगर आपको याद है वहां पे क्या, डिमांड कर्व, यहाँ पे सप्लाई कर्व है। बस ये याद रखना है इसका जो कर्व है वो कैसा है, ओरिजिन से लेकर के, ओरिजिन से अपवर्ड है, और डाउन वो क्या था, डाउनवर्ड। डिमांड कर्व क्या था, डाउनवर्ड था। तो सप्लाई कर्व इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस। ये क्या है, इसका रिलेशन क्या है, इसका पॉजिटिव रिलेशन है। एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज सप्लाई इंक्रीजेस। और डिमांड में क्या था, एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, अभी इंडिविजुअल ग्राफ हो गया। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं किसका, मार्केट का। ठीक है, ओके। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में क्या देखेंगे, स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज। स्लोप का मतलब चेंज। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ सप्लाई, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। याद है आपको, डिमांड कर्व जब बनाया था तो नेगेटिव साइन लगाया था, याद है, नेगेटिव, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। यहां पे क्या है, प्लस, यहां नेगेटिव, यहां रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहां पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज। पहले 5 रुपए प्राइस था, 7 हो गया, तो व्हाट इज चेंज, 2 रुपीज। पहले क्वांटिटी 10 किलो थी, अब 12 हो गई, व्हाट इज चेंज, 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सप्लाई फंक्शन। व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर। जैसे मैं इस पेन को, मैं मॉन्टेक्स कंपनी का पर्सन हूं, मैं मॉन्टेक्स कंपनी की सप्लाई को, फैक्टर को क्या क्या फैक्टर देखूंगा कि मैं उसकी सप्लाई को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। यानी सप्लाई जो है, किसी भी चीज की सप्लाई जो है, किन किन चीजों को लेकर के बढ़ती या घटती है। सिर्फ प्राइस एक फैक्टर है ना, सिर्फ प्राइस फैक्टर, लेकिन उसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से देखो,
फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, एन एफ, जी, पी एफ, टी, ई एक्स, जी पी। अब इन सब का हम पहले डिटेल से देखते हैं। ये तो फंक्शन आपको याद रखना है, लेकिन इसका डिटेल क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा पहला पी ऑफ एक्स मतलब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ ओन। अब आप बताओ, अगर इस पेन की कीमत बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन मैंने बताया। तो पहला फैक्टर क्या होगा, अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लायर उसको ज्यादा सप्लाई करेगा ताकि प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा कमाया जाए। जैसे मास्क की डिमांड आजकल ज्यादा है, सैनिटाइजर की ज्यादा है, पूरे कोविड में यही बिक रहा है, घर घर में मास्क है, तो मास्क का सप्लाई भी ज्यादा हो रही, प्राइस भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मैंने बताया था, याद है, सब्स्टिट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बताए थे, दो गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब इस पेन की जगह ये पेन ले लो, सब्स्टिट्यूट है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पेन लिया तो क्या रिफिल नहीं लोगे, रिफिल लेनी पड़ती है अलग से। किसी किसी पेन में महंगी जो पेन आती है रिफिल अलग से आती है, उसको यूज नहीं कर सकते उसके बिना। फोन लोगे तो सिम भी तो लेना है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी सप्लाई में फर्क पड़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री से फर्क पड़ता है। अगर पेन ज्यादा लोग बना रहे हैं तो फर्क पड़ता है, अगर पेन एक ही कस्टमर बना रहा है तो फर्क पड़ता है। अब इसके अंदर मैटर पढ़ रहा हूं, मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म इंप्लाइज इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई। क्या मतलब, मेन चीज, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म इंप्लाइज इंक्रीज सप्लाई। जितने ज्यादा प्रोड्यूसर होंगे उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। जैसे मान लो इंडियन रेलवे, अब मुझे अपने विलेज जाना है, एमपी जाना है, तो ट्रेन का सब्स्टिट्यूट कुछ है, नो सब्स्टिट्यूट, ओनली इंडियन रेलवे। तो चाहे वो किराया ज्यादा करे कम करे, कभी हम देखते टिकट ही नहीं मिल रही, कोई बहाना नहीं है, हमें उसका रिलाय करना पड़ता है। ये क्या है, क्योंकि सप्लायर क्या है, कम है। लेकिन ऐसे ही मान लो यहां से बस पकड़नी, ऑटो पकड़ना है, बहुत सारे ऑप्शन, हजारों ओला वाले, हजारों बस वाले, तो वहां पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज्यादा है। ठीक है, ओके। गोल ऑफ द फर्म, फर्म का गोल क्या, अगर फर्म का गोल प्रॉफिट कमाना है तो प्राइस वो ज्यादा रखेगी। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चीजें बनाने की लागत, पेन बनाने की कीमत ही ज्यादा है तो मैं कैसा सस्ता बेच दूं, मुझे महंगा बेचना पड़ेगा। ठीक है ना। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप किस टेक्नोलॉजी से बनाते हो। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका, मुझे लग रहा है इसका प्राइस आगे चल के कुछ नहीं होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो मैं अभी ज्यादा चार्ज कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, कई चीजों पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे डीजल पेट्रोल। डीजल पेट्रोल में आप कभी देख लो यहाँ इतने का मिल रहा है वहां इतने का मिल रहा है, नहीं, गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है, उसी प्राइस में सबको अपना प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, तो दीज आर दी फैक्टर्स, सप्लाई फंक्शंस के फैक्टर्स। क्लियर, ओके। उसके बाद आपका ये आता है लॉ ऑफ सप्लाई, ऐसी लॉ ऑफ डिमांड था ना, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहले आप यहां तक एक बार गो थ्रू कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपनी कोई भी रेफरेंस बुक देख के और जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको मार्क करके पढ़ते जाओ। कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हो मुझसे वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, पहले यहां तक पढ़ लो फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो अब देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। ठीक है, डिमांड का लॉ कहता था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है, नुकसान नहीं चाहता अपना। और ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, सप्लाई में, यहाँ पे प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमेशा फायदा चाहेगा। तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है, देखो, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग मतलब प्राइस के अलावा सब चीजों को हम कुछ नहीं मानते, समझ। अभी जो फैक्टर्स पड़े वो सब कुछ थे प्राइस के साथ, अब ये कह रहा है सबको छोड़ दो, सिर्फ प्राइस की अगर बात करें तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं, प्राइस बढ़ेगा तो मैं ज्यादा बेचूंगा और दिन रात मेहनत करूंगा। मान लो मेरा एंगल, मान लो आजकल लोग पर्सनल कोचिंग ले रहे हैं, कोविड के बाद लोग बैच में नहीं जा रहे, पर्सनल ट्यूशन ले रहे हैं, और आजकल जितना मांगो उतना पे कर रहे हैं पेरेंट्स, तो मैं कोचिंग पर्सनल बढ़ा दूंगा, ग्रुप की कम कर दूंगा, प्रोड्यूसर के एंगल से। क्लियर, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसका डिमांड में इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो जी, दिख रहा है इसका कर्व, दिख रहा है इसमें कर्व, इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व बनेगा ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ, ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ।
इसका मतलब जैसे जैसे सप्लाई का प्राइस बढ़ेगा P1 P2 ऊपर जाएगा, सप्लाई टच ऊपर करती चली जाएगी और इसका कर्व ऊपर चलता चला जाएगा। दिस इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड ओन कमोडिटी। क्लियर? अब इसकी एक्सेप्शन, अजम्पशन मतलब जैसे मैंने वहां पे आपको बोला अदर थिंग्स को क्या मान लेना, कांस्टेंट, बाकी जो बीच में बोला सर अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो, नहीं, चुप, सिर्फ प्राइस से रिलेशन। अब यहाँ पे अजम्पशन क्या माननी है, देयर इज नो चेंज द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वही सारी चीजों को चुप करवा देगा, जो पीछे फैक्टर्स पड़े उसको चुप करवा देगा, उसमें कोई चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ना हो, आपका गोल ना बदले, रिलेटेड प्राइस का गुड्स में चेंज ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? जो अदर फैक्टर्स उसको नो 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 बोल रहा है, ठीक है ना। नो चेंज द प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ नियर फ्यूचर में ना हो, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज ना हो, तब ये रूल लगेगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, मान लो प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़नी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया रुको, कोई ऐसा नहीं करेगा। जैसे मान लो जब शुरू में कोविड आया था तो वहां पे क्या हुआ था, टेस्टिंग की रेट गवर्नमेंट ने तय कर दिए थे। जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा था ना, तो मन मर्जी चार्ज कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल, 1200, 1500, 1000, 2000। तो गवर्नमेंट ने बोला इससे ज्यादा नहीं, प्राइस बैंड सेट कर दिया। तो वहां पे क्या हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई पिट गया। तो यहां पे अजम्पशन में आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन, अभी हमने पढ़ा अजम्पशन कि ये चीज तभी लागू है जब ये हो। एक्सेप्शन का मतलब यहां लॉ ऑफ सप्लाई लगेगा ही नहीं। एक्सेप्शन मतलब उल्टा, यहां पे एग्रीकल्चरल आउटपुट, यहां पे क्या कहता है देखो जरा, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चरल आउटपुट एज इट इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स। एग्रीकल्चर नेचर पे डिपेंड है, बारिश पे, तूफान पे, बाढ़ पे, तो वहां हम कैसे कह सकते हैं, वहां अपवाद हो गया, वहां रूल नहीं लग सकता। गुड्स ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ प्राइसेस टेंड्स टू राइज। मतलब सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब जैसे मैंने डिमांड पढ़ाया था, कुछ कस्टमर क्या होते हैं, बाउंड होते हैं प्रोडक्ट को लेकर, एप्पल लेना है तो एप्पल ही लेना है, चाहे भले प्राइस बढ़ रहा है वो एप्पल ही खरीदेंगे, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड पिट जाता है। ठीक है ना, यहां पे भी यही लिखा हुआ है, सोशल डिस्टिंक्शन को मेंटेन करने के लिए रूल टूट जाता है। नेक्स्ट पेरिशेबल गुड्स, वहां भी था ये, पेरिशेबल तो जल्दी खराब होने वाली है। अब आप सोचो जो पेरिशेबल है तो मैं सप्लाई लिमिटेड क्वांटिटी में ही करूंगा तो लॉस क्यों झेलूंगा, वहां मैं प्राइस नहीं देखूंगा। बात समझ आई? पूरा लॉ ऑफ समझना, लॉ ऑफ सप्लाई यहां पे खत्म हो गया। अब यहां तक पहले पढ़ लो और फिर इसको आगे बढ़ो। करें स्टार्ट? चलो देखो, अब हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, है ना, और मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर। ये डिमांड में भी था अगर याद हो तो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों में। क्या? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, और दूसरा होता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर। मतलब एक क्या हो रहा है, देखो इधर ये आपका कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, दिस इज योर सप्लाई कर्व। एक तो क्या हो रहा है, एक इसी सप्लाई कर्व में इसमें आप शिफ्टिंग देख रहे हो कि यहां से यहां चला गया और यहां से यहां चला गया। ये जो हो रहा है, ये इसे एक चीज बोलते हैं। ये मान लो इस पॉइंट से हम कहां आ रहे हैं, या तो यहां या यहां आ रहे हैं, सप्लाई कर्व एक ही है, इसे क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। मूवमेंट एक ही सप्लाई कर्व में मूवमेंट्स हो रही है, या तो क्वांटिटी प्राइस में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। अब क्योंकि यहां पे सप्लाई और प्राइस का कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। डिमांड में ऐसा नहीं। लेकिन अगर इसी को हम कैसे बना दें, सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए कि हमारे सिचुएशन में सप्लाई कर्व क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा, इसे बोलेंगे शिफ्ट या मूवमेंट, सॉरी, या इसे बोलेंगे शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। जैसे ये और अब क्या हो रहा है, ऐसा हो गया, इधर हो गया। यानी रीजन क्या है, प्राइस के अलावा कुछ और है, प्राइस सेम है बट फिर भी सप्लाई कर्व या तो इधर शिफ्ट हो रहा है या कभी यहां शिफ्ट हो रहा है, ऐसे। ये तो हेयर सप्लाई कर्व के पास ही शिफ्टिंग हो रही है, इसका रीजन क्या है, प्राइस। लेकिन यहां पे जो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, क्वांटिटी में इंक्रीज डिक्रीज, क्वांटिटी कैसे हो रहा है, देखो क्वांटिटी यहां थी पहले, अब ये यहां हो गई और अब ये यहां हो गई, प्राइस सेम है, प्राइस सेम है। ठीक है, अब इसको हम देखें, ग्राफ भी आना चाहिए और थ्योरी भी आनी चाहिए। समझ गए आप? एक को क्या बोला हमने, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व,
और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और दूसरा क्या हो गया, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई, राइट। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्यों बढ़ती है, सप्लाई क्यों बढ़ती चली जाती है, इसका रीजन पढ़ रहे हैं। क्या है इसमें इंक्रीज इन सप्लाई का रीजन, पहला इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो प्रोड्यूसर्स है उसके पास गुड्स बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इस वजह से वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रही है। रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस, जो चीज बना रहा है उसका जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते मिल जाता है उसको, तो ज्यादा बना रहा है, ज्यादा सेल कर रहा है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, मतलब जो उसका कॉम्पिटिटर है उसमें कोई जान नहीं है, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये रीजन नहीं पढ़ रहे हैं, ये रीजन पढ़ रहे हैं। सप्लाई प्राइस के अलावा रीजन से बढ़ रही है, वो रीजन ही है टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटर, रॉ मटेरियल का प्राइस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है सप्लाई का। अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो कहां शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और नेगेटिव है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। इसका रिवर्स हो सकता है क्या, इसका रिवर्स क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होगा, डिक्रीज सप्लाई में क्या होगा बताओ, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, हाँ टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, डिक्रीज में इधर चला जाएगा, इधर ये डिक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, टेक्नोलॉजी सही नहीं है, फैक्टर प्राइस महंगा मिल रहा है, आपके पास आपके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बहुत सारे क्या हैं मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं, इस वजह से आपकी सप्लाई ठीक नहीं है, ठीक है ना। आपका प्रॉफिट जो है अचीव नहीं कर पा रहे हो आप, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इस वजह से आपकी सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज इन सप्लाई। तो आप एक क्वेश्चन जो है बुक से पढ़ लेना, इसमें डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ आएगा, यहां आएगा इंक्रीज डिक्रीज, यहां आएगा एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये है एक्सट्रैक्शन, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये है एक्सटेंशन, ये है कॉन्ट्रैक्शन। यहां क्या आएगा, यहां क्या इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, नेक्स्ट टॉपिक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू, ये इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा का मतलब चेंज और इसका मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। और यहां पे माइनस का साइन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव रिलेशन है किसका, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का। अब फिर से सिचुएशंस आ गई, कौन कौन सिचुएशंस, कौन कौन सिचुएशन, डिमांड में याद है हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने डिमांड में क्या क्या पढ़ा था कि जीरो इलास्टिसिटी, हाईली इलास्टिक, इन इलास्टिक, याद है ना। तो यहां पे भी आ गया किसमें, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ गया कि आपकी सप्लाई कर्व का डिमांड कर्व मतलब आपकी सप्लाई कर्व कैसा है। तो देखो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखो सबसे पहला कह रहा है जीरो इलास्टिसिटी, जीरो इलास्टिसिटी मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जीरो इलास्टिसिटी मतलब देखो ये रहा, जीरो इलास्टिक है ही नहीं, प्राइस बदल रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आपकी सप्लाई कर कांस्टेंट है, ये है सप्लाई, शिफ्ट की चीज में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, जबकि प्राइस क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जहां ऐसा होता है, सोचो जरा, ऐसी कौन सी चीज होती हैं जिसकी सप्लाई ना घटती है ना बढ़ती, चाहे प्राइस घटे या बढ़े। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें प्रोड्यूसर जो है उसकी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ाता उसको। इसेंशियल गुड्स, इसेंशियल गुड्स जो होती है, समझ गए, इसेंशियल गुड्स में क्या होता है कि आप मतलब जो
ज्यादा कम भी करोगे तो भी उसको प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल गुड्स है जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है, जिसमें उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, आपकी डिमांड, आपके मतलब प्राइस के हिसाब से उसको क्या करेगा, सप्लाई कम या ज्यादा करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, जीरो इलास्टिसिटी। जीरो इलास्टिसिटी, कोई मूवमेंट ही नहीं है। एक आएगा इन्फिनाइट इलास्टिसिटी, ये है बिल्कुल खतरनाक। इन्फिनाइट इलास्टिसिटी मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस है। कैसा, ये इन्फिनाइट मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है फिर भी घटे बढ़े जा रहा है। देखो ना, प्राइस इधर प्राइस लेते हैं, इधर क्वांटिटी लेते हैं। इधर प्राइस घट बढ़ रहा था, क्वांटिटी सेम था। इधर प्राइस सेम है, क्वांटिटी घटे बढ़े जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है, दो हो गए हमारे पास। तो सिचुएशन अगर हम ऐसे देखें तो क्या हो सकती है, देखो, या तो ES इज इक्वल टू 1, या ES ग्रेटर देन 1, या ES लेस देन 1। ES इज इक्वल टू 1, इलास्टिक, इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक। ग्रेटर देन 1 में, सॉरी, ये ग्रेटर देन 1 में हाईली इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ सप्लाई चैप्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब टोटल ऐसे ग्राफ बनाने के रीजन क्या है, कौन इस ग्राफ को बदल रहा है, इस ग्राफ का जिम्मेदार कौन है। देखो क्या कहता है, पहला, नेचर ऑफ इनपुट यूज। Elasticity of supply depend on the nature of input used for production of a commodity. If commonly available input are used, supply will be elastic. If input use are not commonly available, supply will be inelastic. मतलब पहला फैक्टर ये कहता है कि सप्लाई डिपेंड करती है जो इसका प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। अगर वो इजिली अवेलेबल हो जाता है तो सप्लाई तेज होगी, अगर वो इजिली अवेलेबल नहीं रहता है तो सप्लाई नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी। तो यानी रॉ मटेरियल का मिलना सप्लाई घटाने बढ़ाने का जिम्मेदार है। नेक्स्ट, नेचुरल कांस्टेंट। नेचुरल कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे elasticity of supply is significantly influenced by the natural constant. If we wish to produce more teak food, it will take year of plantation before it become usable. Supply of teak foods will therefore be less elastic. मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं ज्यादा समय लेती हैं, कुछ चीजें जल्दी जल्दी होती रहती है। जैसे खेती जो होती है, गेहूं चावल की खेती दो हमारे देश में होती है, रबी खरीफ, SST में पढ़ा होगा आपने, दो फसल होती है। लेकिन कुछ खेती ऐसी होती है साल में एक ही बार होती है, वो भी अगर मौसम खराब हो जाए तो बर्बाद हो जाती है। समझ रहे हो, तो सप्लाई किस पे डिपेंड हो गई, नेचुरल कांस्टेंट पे। अगर नेचर सपोर्ट कर देगा तो सप्लाई अच्छी हो जाएगी, नेचर सपोर्ट नहीं कर सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। रिस्क टेकिंग, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू टेक प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्क। कोविड-19 आने से पहले झलक मिल गई थी कि अब आने वाले समय में सब कुछ बनाना बंद करो, सिर्फ क्या बनाओ, सैनिटाइजर बनाओ, मास्क बनाओ, PPT किट बनाओ। तो जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चालू थी, लेकिन वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा था, PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर। तो उस टाइम में उन्हें किसी को पकड़ा, रिस्क लिया, जान से रिस्क लिया, लेकिन सेलिंग बहुत हुई, अभी भी सेल हो रहा है। तो एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड करता है कि आप रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी। वो कमोडिटी कैसी है, पेरिशेबल गुड्स आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक एंड सप्लाई देन ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई हम ज्यादा नहीं करते, उनकी सप्लाई इलास्टिसिटी क्या होती है, उनकी मतलब सप्लाई क्या होती है, लेस इलास्टिक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब वही लागत, कितनी हमारी कॉस्ट लगती है। टाइम फैक्टर, लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जितना ज्यादा टाइम लगता होगा उतनी ज्यादा मैं तेज सप्लाई कर दूंगा, बार बार तो मुझे मौका मिलेगा नहीं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अभी आया था, टेक्निक अच्छी है तो सप्लाई ज्यादा, टेक्निक अच्छी नहीं है सप्लाई कम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फुल सप्लाई चैप्टर। ठीक है ना, फिर भी इसने समय ले लिया, बिल्कुल डिमांड और सप्लाई को सेम तरीके से पढ़ना है। बस ये ध्यान रखना है कि डिमांड कस्टमर के एंगल से, सप्लाई प्रोड्यूसर के एंगल से। ठीक है, अब इसको आप अपनी बुक से पढ़ो, जो डाउट है उसको पूछो, राइट।